नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना के पीएमसीएच में विधायक सरोज यादव के भतीजे से मारपीट का मामला सामने आया है। विधायक के भतीजे से मारपीट की घटना सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई है। पीएमसीएच में विधायक सरोज यादव की मां एडमिट हैं। उनका हाल जानने के लिए विधायक के भतीजे वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान उनकी पीएमसीएच में तैनात गार्ड से बहस हो गई और देखते ही देखते गार्ड उन पर टूट पड़े। हंगामा बढ़ने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। मामले में आरोपी 6 गार्ड को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से विधायक सरोज यादव के भतीजे के साथ वहां पर पीएमसीएच के गार्ड ने मारपीट की है। आपको बता दें कि इस खबर में जैसे ही सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस वहां पर पहुंची और छानबीन की गई। मारपीट करने वाले गार्ड को बर्खास्त कर दिया गया है और जांच एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसी को आप सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा को देख लीजिए, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। हमने तो अपना पक्ष रखा, कार्रवाई की गई। तो जब हम उद्दंडता किए होते तो मेरे पे कार्रवाई ना होता, उन पे कार्रवाई हुआ है। सीसीटीवी कैमरा में कैद था, मेरे भतीजा के साथ मारपीट किया गया। पास नहीं है तो किसी को आप रोक सकते हैं, मारने का अधिकार किसी ने नहीं किसी को दिया है। और वो तो मार ही रहे हैं। बाहर से एक लंगा हाफ पैंट पहना हुआ व्यक्ति आकर के मार रहा है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ एक बात बताइए, यहाँ कोई मन खुशी करके नहीं आता, ये कोई गार्डन नहीं है, घूमने का जगह नहीं है। बिहार में क्राइम से कोहराम मचा हुआ है। लगातार वारदातें हो रही हैं, खून खराबा बढ़ता जा रहा है और पुलिस के लिए चुनौती भी है। आज लखीसराय में डिटर्जेंट फैक्ट्री के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े 26 लाख रुपए लूट लिए गए। घटनाएं तो और भी हुई, लेकिन जिक्र किस किस का करें। बिहार में चुनावी मौसम है और ऐसे में राज्य की कानून व्यवस्था को और सख्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। लखीसराय में अपराधियों ने डिटर्जेंट फैक्ट्री के मालिक गौतम साहब को गोलियों से भून डाला, जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। कारोबारी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो रामगढ़ चौक के झुलौना गांव में एक प्लॉट देखने जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे अपराधियों ने हमला बोल दिया। इत्तेफाक से रामगढ़ चौक के थानाध्यक्ष डीके पाठक भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन अपराधी गाँव के रास्ते शेखपुरा की ओर भाग गए। जाने के रास्ते क्रम पीछे से दो अज्ञात अपराधकर्मी हैं, उनके द्वारा गोली मारी गई, जिसमें उनकी मृत्यु सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में हो गई। पुलिस द्वारा उनको इलाज के लिए लाया गया। अपराधियों का पीछा भी किया गया, लेकिन चूंकि गांव की संकीर्ण रास्ता का फायदा उठाकर बाइक द्वारा उठा गया। वहीं मुजफ्फरपुर के आहियापुर में बाइक सवार अपराधियों ने ट्रांसपोर्ट कारोबारी के कर्मचारी से 26,45,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। ट्रांसपोर्ट कारोबारी मुसाफिर पासवान का कर्मचारी आहियापुर से नारायणपुरा रैंक पॉइंट पर आ रहा था। इसी दौरान पुराना 0 माइल के पास अपराधियों ने उसे लूट लिया। वहीं पुलिस के हाथ घटना का सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसके आधार पर जांच पड़ताल शुरू की गई है। शहबाजपुर चौक के आसपास में 3 मोटरसाइकिल से 6 लड़के आए हैं, उनको धक्का मार के गिरा दिए हैं। उनका पैसा डिक्की में से निकाल के लेके भाग गए हैं। इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अररिया थाना क्षेत्र के अर्धनिर्मित शौचालय की टंकी से 13 साल की लड़की का शव सड़ी गली अवस्था में मिला। लड़की के घर वाले भी फरार हैं। मामले में ऑनर किलिंग का संदेह है। अब इसमें हर बिंदुओं पर छानबीन किया जा रहा है कि क्या है मामला, हत्या हुआ है, कैसे हुई है। शादीशुदा है क्या? नहीं, अनमैरिड लड़की है। सीवान के अंदर खाना क्षेत्र के जयजोर गांव में महिला के साथ गैंगरेप का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जल्दी ही हम सारे लोगों को चिन्हित करके उनको सिक्योर करके आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं कटिहार से गर्भवती महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। दबंगों ने महिला के पति की पिटाई की। मामला फलका थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर लोहजर गांव का है। कहा जा रहा है कि इस मामले में जब पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की तो पुलिस ने 7,000 रुपए की डिमांड की। अब सोचिए, ऐसे में बिहार की कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोतिहारी में हत्या का बदला लेने के लिए एक शख्स की हत्या कर दी गई। मामला पीपरा कोठी के हथियाही का है, जहां धर्मेंद्र सहनी नाम के शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। धर्मेंद्र सहनी खुद एक अपराधी था, जिसे घर से बाहर बुलाकर कुछ लोगों ने गोली मार दी।
बताया जा रहा है कि 18 जून को धर्मेंद्र सहनी ने सोनू कुमार नाम के अपराधी की हत्या कर दी, जिसका बदला लेने के लिए सोनू के दोस्त चुन्नू सहनी और कन्हैया सहनी ने धर्मेंद्र सहनी की हत्या की थी। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पिटाई से घायल दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। माथा में पीछे से कपार को मारे। कहाँ पर, कौन जगह? हथिया उसके घर पर। वो उसके हथिया है घर? उसके दरवाजे पर जाकर गोली मारे। और तुमको कौन पकड़ा? वो गांव वाले ने पकड़ा। हथिया है जी, उसी गांव में? जी। और वहीं पर पीट दिया है? जी, मैं वहाँ से 1 किलोमीटर भाग गया था, थक गया था, इसीलिए वो लोग पकड़ लिया मेरे को। सर में गोली मारी है। ग्रामीणों ने 2 व्यक्तियों को पकड़ के पुलिस को सौंपा है। उसकी थोड़ी बहुत पिटाई भी हुई है, उसका इलाज अभी चल रहा है। तो गैंगवार है क्या ये? गैंगवार नहीं है, हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा कि क्यों हुआ, घटना का कारण क्या है। सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना इलाके में 50 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने सुखाड़ी राय नामक शख्स को 2 गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बेखौफ अपराधी पिस्टल लहराते रहे और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। इधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जयनगर पंचायत में कचहरीपुर से पूरा खैरा टोल के बीच में पक्की रोड पर है। हाँ, कितने बजे की घटना है? लमसम 12 गोली लगी हुई है क्या? हाँ। सुपौल पुलिस ने 9 घंटे में करीब 50 लाख रुपए की लूट का मामला घंटों में सुलझा लिया और लूटी गई रकम के साथ 6 लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल प्रतापगंज थाना इलाके के NH57 पर फारबिसगंज के शाह एंड सन्स एवं हरिओम ट्रेडर्स के मैनेजर मनोज कुमार से 49 लाख रुपए उस वक्त लूट लिए गए जब वो कलेक्शन कर लौट रहे थे। पुलिस ने मामले की जानकारी होते ही तुरंत एक्शन लिया और 9 घंटे के भीतर आरोपियों पर शिकंजा कस दिया और 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूट की 49 लाख रुपए में से 46,20,750 रुपए बरामद कर लिए। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में इतनी बड़ी रकम को लेकर भी जांच कर रही है। 9 घंटे के अंदर पुलिस ने 46,20,750 रुपये की बरामदगी कर ली है और घटना में शामिल सभी अपराधी, जिसकी संख्या 6 है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिमी चंपारण के बगहा में वार्ड सदस्य के पति का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चंद्राहा रूपवलिया पंचायत के वार्ड नंबर 8 में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाभुक से वार्ड सदस्य के पति कमलेश यादव के 3,000 रुपए रिश्वत ली। वीडियो में वार्ड सदस्य का पति लाभुक महिला को यह दिलासा दे रहा है कि 1 हफ्ते में उसके खाते में योजना की राशि आ जाएगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन की 3 सदस्यों वाली टीम ने जांच की और मामला सही पाया। अब इस मामले में एसडीएम ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है और जांच में प्रथम दृष्टया इसको सत्य पाया गया है और इसकी संपुष्टि हुई है और इसके आलोक में आदेश दे दिया गया है प्राथमिकी दर्ज करने का। सर, किस मामले में पैसे की डिमांड हुई थी? योजनाओं का लाभ देने के लिए ही पैसे की डिमांड लिया गया था। कोरोना काल में चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए, लेकिन नेता खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुंगेर में बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जमालपुर विधानसभा के विधायक शैलेश कुमार ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन को ताक पर रख दिया। सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाते नजर आए। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मास्क भी नहीं पहना था और वो भी ये सब तब हुआ जब मंत्री जी खुद कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और ठीक होते ही वापस सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गाइडलाइन की अनदेखी करने पर विपक्ष ने उन पर निशाना साधा है। एक तरफ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए, दूसरी तरफ उन्हीं के कैबिनेट के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शैलेश कुमार आए दिन उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने दर्जनों शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। उन लोगों को जनता की परवाह नहीं है। अभी वो हाल में खुद संक्रमित थे और संक्रमित अपने होने के साथ साथ कितने लोगों को संक्रमित किया। लोगों को तो बहुत यहाँ पर बच्चे की उपस्थिति अच्छी है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे इस बात को।
यही माई का लंबा लंबा भाषण दिए, लोग आए और चले गए, किए कुछ नहीं। इसलिए हम इसके विरोध में रहते हैं कि जो भाषण ज्यादा देता है वो काम कम करता है। फिर चुनाव आ रहा है, फिर गुमराह करेगा, जात पात की बात बोलेगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बिहार में लॉकडाउन के बीच आज से सार्वजनिक बसों को फिर से परिचालन की मंजूरी मिली। परिवहन विभाग के फैसले के बाद पटना में मीठापुर बस स्टैंड से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि बसों में भीड़ कम दिखी। मुंगेर में भी बसों का परिचालन शुरू हुआ। हालांकि इस दौरान लोग कोरोना से जुड़े गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखे। यात्री तो दूर, बस ड्राइवर और कंडक्टर भी बिना मास्क के नजर आए। न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता दिखा। मुंगेर से आज पटना, तारापुर और भागलपुर के लिए बसों को चालू किया गया और बुधवार से 15 बसों का परिचालन शुरू होगा। कैमूर में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। बसों का परिचालन शुरू होने के साथ ही यहां कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। सीट की क्षमता से अधिक सवारी को बसों में सीट के बगल में टेबल लगाकर बिठाया गया। कुछ बसों में तो सवारी खड़े दिखाई दिए। किसी के हाथों को सैनिटाइज नहीं कराया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कैबिनेट ने खजाना खोल दिया है। बिहार में सड़क, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, इसके साथ ही अन्य क्षेत्र में योजनाओं में गति देने के लिए एक ही झटके में 11,400 करोड़ रुपए के प्रशासनिक खर्च करने को हरी झंडी दी गई। नीतीश कैबिनेट ने आज 49 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 7वां वेतनमान लागू कर दिया गया है। यह लाभ 1 जनवरी 2006 या इसके बाद 27 मई 2011 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही कोरोना महामारी के दौरान सहयोग करने वाले MBBS और PG की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों को 1 महीने के वेतन के बराबर की राशि देने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इसके अलावा कैबिनेट ने कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं शुरू की। उनचास एजेंडों पर मुहर लगी है और इसमें से कुछ प्रस्ताव हैं जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सड़क, कृषि, ऊर्जा, उद्योग समेत अन्य क्षेत्र में योजनाओं को गति देने की कवायद यहां पर की गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 11,400 करोड़ रुपए के प्रशासनिक खर्च करने को भी यहां पर हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त स्कूल के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को 7वां वेतनमान देने की मंजूरी दी गई 1 जनवरी 2006 के बाद और 27 मई 2011 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। महामारी के दौरान सहयोग करने वाले डॉक्टरों और इसके साथ ही जो PG के छात्र थे उन्हें भी 1 महीने के बराबर का वेतन देने की बात की गई। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई और नई नीति में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से लेकर बाजार मुहैया कराने का भी प्रावधान यहां पर किया गया है। चुनाव नजदीक आते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन तो कर ही रहे हैं, साथ ही हर काम का मुआयना भी वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री राजधानी पटना में बनने वाले रिंग रोड का जायजा लेने पहुंचे। सीएम बिहटा गए और साथ ही बिदुपुर दियारा में गंगा पर बनने वाले 6 लेन के पुल का निरीक्षण किया। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता को नई योजनाओं की सौगात देने के साथ ही उन्हें 5 साल के काम का ब्यौरा भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, जिसका उन्होंने जनता से वादा किया था। मंगलवार को दिन में लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री का काफिला सीएम हाउस से निकला, जिसका पहला पड़ाव बिहटा था, जहां से सरमेरा के लिए रोड बन रही है। इस सड़क का कुछ हिस्सा राजधानी के रिंग रोड में शामिल किया जा रहा है, जिसे 6 लेन बनाने की मंजूरी मिल गई है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सड़कों के निरीक्षण के लिए निकले हैं, राजधानी पटना की जो रिंग रोड बन रही है उसको देखने के लिए आए थे। जो बिहटा सरमेरा रोड है, बिहटा में मुख्यमंत्री ने यहाँ जानकारियां ली। जो विभाग के सचिव हैं, प्रधान सचिव, उनसे जानकारी ली। 15,000 करोड़ की लागत से बनने वाली रिंग रोड को 4 साल में बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी उत्साहित है। ये सड़क अब रिंग रोड का भी पार्ट बन गया है, कन्हौली से लेकर के आगे रामनगर तक। तो इसका लाभ ये होगा, कन्हौली से रामनगर तक के रोड 6 लेन हो जाएगा और उसका भी टेंडर हो गया। आज टेंडर उसका प्राप्त भी हो गया।
मुख्यमंत्री का काफिला बिहटा से आगे अजवा गांव की ओर बढ़ा। अभी ये सड़क बन रही है, लेकिन सीएम के दौरे को लेकर इसे चलने लायक बना दिया गया है। सड़क निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री अजवा में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है एक तरह से कहें कि निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से इस सड़क को बनना है। चूंकि पटना सरमेरा रोड है और ये जो रिंग रोड है, राजधानी का रिंग रोड है, उसका एक पार्ट बन गया है और 6 लेन होगा और आज ही इसका टेंडर जो है वो प्राप्त हो गया है, पास हो गया है। रिंग रोड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फतुहा के बिदुपुर दियारा पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पर बन रहे 20 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल के काम का जायजा लिया। करीब 5,000 करोड़ में बन रहे इस पुल का निर्माण 2021 के दिसंबर में पूरा होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिदुपुर दरगाह है, इस इलाके में जो पुल बन रहा है गंगा 6 लेन का, उसका निरीक्षण किया है, रोड का निरीक्षण किया। कितनी दूरी की लंबाई की है? इसकी लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है। इसमें 10 किलोमीटर गंगा पर पुल है और 10 किलोमीटर का अप्रोच है। कोरोना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिंग रोड के निरीक्षण के सियासी मायने भी हैं, क्योंकि जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 4 साल में ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा और तब पटना देश के बड़े महानगरों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और यहाँ जाम से भी निजात मिलेगी। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ लिया है और 30 अगस्त तक वो अपने अगले कदम पर फैसला ले लेंगे। मांझी ने भले ही अपने सियासी भविष्य को लेकर अभी तक साफ साफ कुछ ना कहा हो, लेकिन उनके बयानों और गतिविधियों से मिल रहे संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। मांझी का महागठबंधन से मोह भंग हो चुका है और दूसरी ओर वो एनडीए से नजदीकी भी बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि मांझी ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में भी मौजूद थे। सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जी से आपकी बात? कोई बात उनसे नहीं हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिर्फ देखा देखी हुई है। चूँकि विद्युत संबंधी 4,800 करोड़ रुपए की योजना का वो शिलान्यास उद्घाटन कर रहे थे। उस संदर्भ में मेरे चुनाव क्षेत्र में एक कोठी जगह है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सब डिवीज़न सब स्टेशन का उद्घाटन होना था और दूसरा करमौनी में भी यही इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का उद्घाटन होना था, जो दोनों हमारे क्षेत्र से संबंध रखता है। और इसी संदर्भ में जिला पदाधिकारी गया और प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो, और फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शेरघाटी और गया। चारों ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि आपके क्षेत्र में ये योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है। तो स्वाभाविक है, चुनाव का साल है और सब कोई अपनी अपनी बातों को गिनाता है कि हाँ भाई हमने ये किया वो किया, और हमने इतनी बड़ी बात जब कर दी तो हमको वहाँ रहना लाजिम था, इसीलिए हम उसमें रहे। कैमरामैन नारायण के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर रहा है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर 25 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इससे कम सीटें पार्टी को मंजूर नहीं। मुकेश सहनी ने जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़ने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें जल्दबाजी में उन्होंने फैसला लिया, हालांकि वो अभी भी हमारे और कांग्रेस के संपर्क में हैं। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं और इनकी प्रतिदिन मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। मुकेश जी, लगातार मीटिंग इस कोरोना काल में। नहीं, देखिए, एक तो गणपति पप्पा का पूजा है और 5 दिन का पूजा है, तो इसके लिए हम लोग पूजा भी कर रहे हैं और समय है तो हम 2-3 जिला का रोज मीटिंग ले रहे हैं कि अपने अपने जिला में किस तरीके से तैयारी होगा। उसी को लेकर आज बैठक रखी गई है और पूजा का अभी माहौल है, तो लोग आ रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं पप्पा को। और इस बार तो गणपति पप्पा तो हमारे नाव पे सवार हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे नैया इस बार पार लगना है, क्योंकि हमारे नैया पे अगर गणपति जी हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे कि वो भी मांझी की तरह चले जाएंगे? नहीं, हम महागठबंधन में हैं और राजनीति में थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। पिछले लोकसभा में भी हम 4 सीट लड़े थे,
3 हमारे गठबंधन के सहमति से लड़े थे और एक जगह हम लोगों ने गठबंधन को बता के वहाँ पे हमने नॉमिनेशन कराया था। तो वो चुनाव आयोग का प्रोटोकॉल को पूरा करना रहता है। तो इस बार भी हमारा प्रोटोकॉल है 243 में 25 जगह तो लड़ना ही है। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। अगर आप भी घरों तक सप्लाई की जाने वाली मिनरल आरओ वाटर पी रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। सहरसा जिले के सदर थाना इलाके के प्रतापनगर नगर के वार्ड नंबर 16 में मेसर्स लाडला मिनरल आरओ वाटर इंडस्ट्रीज की ओर से कई घरों में पानी की सप्लाई की जाती है। इस कंपनी की ओर से सप्लाई किए गए सील्ड बोतल में एक जिंदा मेढक तैरता हुआ पाया गया। जब पानी खरीदने वाले घर के मालिक की नजर पानी पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी और आवेदन देकर पानी सप्लाई करने वाले वाटर प्लांट के संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। मेरे घर में मेरे पिताजी कैंसर मरीज हैं, उन्हीं के लिए हम एक लाडला कंपनी से पानी का जार लेते थे, उनको अच्छा पानी पिला सके। अभी घर में जब पानी आया तो देखे सील बोतल पानी में मेढक था। सर ये हमें पता नहीं चला था इसमें मेढक है कि क्या है। हम तो पानी भर के आए हैं, ये नहीं पता चला सर। कौन से प्लांट का पानी है? ये फिरोज लाडला प्लांट का। कार्रवाई होनी चाहिए। वो कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही, खाने पीने की चीज़ है और पीने का पानी है तो इसमें तो कंपनी की लापरवाही है, इससे बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।